नमस्कार दोस्तों। पिछली 3 रैली में प्रधानमंत्री द्वारा कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की अपील करना, पिछले 2 दिन में आरबीआई की लगातार हुई मीटिंग्स, बीजेपी द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ हैंडल्स को डालना, ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए। उससे बचने के लिए ही बहुत बार इनडायरेक्टली इंडिकेटर्स आपको दिए जा रहे हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे होती है कि इन इंडिकेटर्स को क्या हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या जब कुछ हो जाएगा उसके बाद सिचुएशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि इंडिकेटर्स कौन से हैं जिन इंडिकेटर्स को समझना चाहिए इंडिया में हर व्यक्ति को। सबसे पहले इस तस्वीर की तरफ देखिए। ये इमेज बीजेपी के ट्विटर अकाउंट में डाली गई थी। उसमें बोला गया था कि वैश्विक संकटों के बीच में पीएम मोदी जी की 7 अपीलें की गई हैं। 7 मेजर इंपॉर्टेंट अपील है। सबसे पहले खाने के तेल के उपयोग में कटौती करिए, पेट्रोल और डीजल में खपत कम करिए, मेट्रो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उनको लगातार इंक्रीज करिए, 1 वर्ष के लिए सोना खरीदने से बचें। ऑब्वियस आप बंद तो नहीं कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के, ना अपील की जा सकती है बंद करना, बट कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए, गोल्ड को मत खरीदिए। रासायनिक उर्वरकों को निर्भरता कम करें और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, यानी जो नेचुरल फार्मिंग है हम उसकी तरफ चलें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चलते हैं। जो केमिकल आप पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं वो कम करें। नेक्स्ट है 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा से बचें, यानी जो फॉरेन टूर वगैरह होता है उससे बचना चाहिए। एंड जहां संभव हो सके वहां वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, यानी प्रायोरिटी आप किसको देनी चाहिए, WFH को, वर्क फ्रॉम होम से आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब यहाँ सोचने वाली बात होती है कि ऐसा है क्यों, आखिर क्या वास्तव में हमारे यहाँ कोई संकट आ रहा है, या आपको पहले से प्रिकॉशन करा दी जा रही है चीज़ों को लेकर के, या ये कितना बड़ा संकट है जो बताया जा रहा है बहुत छोटा, बट आने वाले दिनों में इसको देखा जाने की संभावना है। तो सबसे पहले तो समझते हैं बेसिकली। चलिए 29 अप्रैल को जारी वित्त मंत्रालय की एक मंथली इकोनॉमिक वैल्यू की रिपोर्ट आती है। उसमें बोला है कि भारत देश के अंदर मजबूत डिमांड और बाहरी उथल पुथल के दोराहे पर खड़ा, यानी इंडिया की सिचुएशन कहाँ पर है, बीचों बीच में है, जहाँ पर इंडिया में डिमांड लगातार बढ़ रही है, सप्लाई हो नहीं पा रही है। ईरान जंग के बीच कुछ देशों ने तेल और बढ़ती हुई कीमतों का बोझ लोगों पर डालना शुरू कर दिया है, कुछ ने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये टाला नहीं जा सकता। इट मीन्स पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जब से ईरान वॉर स्टार्ट हुई तब से पेट्रोल के रेट बहुत तेजी से बढ़े हैं। इवन जो क्रूड ऑयल के रेट होते हैं वो आपके $70 से बढ़ते हुए 140 के आसपास, राइट नाउ 135, 25, 30 के आसपास जा रहे हैं पर बैरल। 13 मई को केंद्र सरकार ने अभी रिसेंटली परसों सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी को 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया, जबकि 2024 के बजट में इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटा के 6% की गई, यानी 6 से 15 वापस कर दिया गया। ड्यूटी बढ़ाने से घरेलू बाजार में सोने चांदी के गहने महंगे होंगे। इससे बाद 13 मई को सराफा नॉर्मल जो सोना था वो 9,000 महंगा हुआ, चांदी 22,000 रुपये महंगी हो गई है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1.6 लाख रुपए और 1 किलो चांदी लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे बेसिकली अमेरिका ईरान युद्ध से 44% तक कच्चे तेल के दाम है ऑलरेडी, जो कि 27 फरवरी को $72 के आसपास थे, वो 11 मई तक पहुँचते पहुँचते $103 के आसपास पहुँच चुके। इसका मतलब पेट्रोल रियलिटी में पूरे वर्ल्ड में बहुत महंगा हो चुका है। पाकिस्तान, USA, UK, फ्रांस, दुनिया भर में जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी भी हमारे हैं, वहाँ सभी पे पेट्रोल के रेट में ऑलमोस्ट 40, 50%, 60% तक हाई की गई है। भारत में नहीं की गई है। इवन अभी भी पेट्रोल आप जाकर के देखेंगे तो 92, 93 के आसपास ही चल रहा है। पेट्रोल में कोई बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज़ नहीं किए गए हैं। तो ऑब्वियस ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जहाँ तक रियायत आपको दे सकती थी उतनी रियायत दी। अब देयर इज़ अ चांसेस उस रियायत के पीछे के कुछ बहुत सारे मकसद भी थे, जिसमें आप एक कह सकते हैं कि हाँ, इलेक्शन जो आपके इंपॉर्टेंट इलेक्शंस थे वो भी थे, उसमें कहीं कोई गलत चीज़ में नहीं होती। हर जो गवर्नमेंट होती है वो इस चीज़ के लिए करती है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट, सबका यही काम होता है चीज़ों को लेकर, इसमें कुछ गलत भी नहीं हो सकता है। पॉइंटर यहाँ पे निकल के आता है कि साहब अब क्या हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या दिक्कत हो सकती है। तो जो हमारे लिए सबसे बड़ी इशू है, सबसे पहले पेट्रोल डीजल 17 रुपये तक महंगा हो सकता है, ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन है। युद्ध से पहले 27 फेब को जो कच्चा तेल था $67 पर बैरल था, इस वक्त $160 के आसपास, यानी लगभग 60% की बढ़ोतरी हो रखी है। लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो नहीं बढ़े हैं। अब नुकसान उठा रही है इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL, ये जो बेसिकली सरकारी तेल कंपनियां सबसे ज़्यादा कर रही हैं, जो कि पर्टिकुलर की आप घाटा की बात करें तो तिमाही यानी जो इस बार का क्वार्टर रहा उसमें 1.2 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है इन कंपनी को। तो कंपनी कब तक अपना घाटा सहेगी या सरकार भी कब तक घाटा सहेगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पेट्रोल पे हाइक होना कंपलसरी है। तीनों कंपनियों की नेटवर्थ अभी 3.48 लाख करोड़ है। अगर यही घाटा लगा तो सिर्फ 2 और तिमाही यानी 6 महीने में इनकी नेटवर्थ जीरो हो सकती है। सीधे शब्दों में कंपनियां कागज पर दिवालिया हो जाएंगी। इसके लिए पेट्रोल डीजल रेट बढ़ाने की चर्चा है। यानी इंडिया की जो मेजर क्रूड ऑयल कंपनीज हैं
जो पेट्रोलियम प्रोवाइड करती हैं उनके बैंकरप्ट होने के चांसेस होने जा रहे हैं आने वाले 6 मंथ में। तो देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि आने वाले दिनों में आपको किसको हाइक देखने को मिले, पेट्रोल को हाइक देखने को मिले। दूसरी चीज, तो अगर आपका सबसे पहला इंपैक्ट होगा वो किस पे होगा, पेट्रोल डीजल पे इंपैक्ट होगा। सेकंड बात करते हैं कि जो महंगाई दर है वो 1% बढ़ने से आपका मंथली बजट भी लगभग 15% तक इंक्रीज हो सकता है। कैसे? बेसिकली सबका मानना है कि ईंधन की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी होने पर जो थोक महंगाई है उसमें 1% की सीधी बढ़ोतरी होती है। ये मौजूदा 3.7 से बढ़कर 4.7, यानी जो भाई हमारे यहाँ जो महंगाई के रेट हैं वो 3.7 से बढ़कर 4.7 होंगे। सुनने में लगता है लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत सारे इसके असर होते हैं। लाइक पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपये पर लीटर बढ़े तो एक मिडिल क्लास के ऊपर कुछ इस तरीके का इंपैक्ट होगा। यदि आप महीने में 50 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 750 रुपये सीधा सीधा आपके ऊपर इंपैक्ट करेगा आपके टोटल एक्सपेंडिचर में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल बस की फीस में 10% 15% तक की बढ़ोतरी हुई। भारत में सबसे ज़्यादा 70% माल ढुलाई डीजल से चलने वाले ट्रकों से होती है। जुताई के लिए ट्रैक्टर और सिंचाई के लिए पंप भी डीजल से ही चलते हैं। सब्जियां, अनाज, फल, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है वो सब किससे होता है, डीजल। ये सब 10 से 15% हो जाएगा। तो देखने में आपको लग रहा है कि केवल पेट्रोल बढ़ने से हमारे इम्पैक्ट क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो थ्रू ट्रांसपोर्ट ही होती हैं। और अगर पेट्रोल डीजल एक बार महंगा हुआ तो ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। इसमें सरकार का गला पकड़ना या किसी का भी गला पकड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आने वाले दिनों में होंगी। तो उससे बचने के लिए आप पहले से प्रिकॉशन ले लीजिए। गवर्नमेंट बस इतना कह रही है। नेक्स्ट आते हैं, सरकार थर्ड जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है वो क्या है कि जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उसको प्रमोट कीजिए। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर या जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो कम से कम करिए। जून जुलाई में 39 मिलियन टन खाद की जरूरत थी। स्टॉक में सिर्फ अभी हमारे पास आधा है। खाद पर तौर पर देखा जाए तो 3 चीज़ें बेसिकली शामिल की जाती है, जिसमें यूरिया है, डीएपी, पोटास। भारत 25 से 30% यूरिया, 90% डीएपी और 100% पोटास, ये डीएपी होता है। और 100% पोटास कहाँ से मंगाता है, फॉरेन से मंगाता है। यूरिया बनाने में नेचुरल गैस लगती है। 60% गैस हॉर्मुज के रास्ते आती है, जिसमें अभी भी संकट है। वहीं डीएपी, पोटास बनाने का कच्चा माल रूस, मोरक्को, जॉर्डन और सऊदी अरब देशों से आता है। इससे ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत हो रही है। मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको मंगाने में सबसे ज़्यादा इश्यू हो रहा है और उसी को हमें फिर आपको सप्लाई करना है वापस क्या बनाने में, फर्टिलाइजर के लिए। इसलिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो खाद के घरेलू प्रोडक्शन की होती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है कि मार्च 2026 में भारत का यूरिया का जो प्रोडक्शन रहा वो 2 से 2.5 लाख पर टन से करीब 27% से गिरकर 1.8 लाख टन हो चुका है। यानी यूरिया का जो प्रोडक्शन है हमारा वो भी डिक्लाइन हो चुका है। तो अगर यूरिया का प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा तो गवर्नमेंट को महंगी रेट पे फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा। अगर महंगी रेट पे फर्टिलाइजर खरीदेंगे तो किसानों को महंगा मिलेगा। अगर किसानों को महंगा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट आएंगे, जो सब्जी आएंगी, फ्रूट्स आएंगे जो खेत से आते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ को लेकर के। इसीलिए गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है साहब, नेचुरल फर्टिलाइजर पे आप यूज़ करो। नेचुरल फर्टिलाइजर जो होता है वो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है, जिसमें एनिमल मैन्योर होता है, ह्यूमन मैन्योर एटसेट्रा, वो सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करते हैं तो भारत के पास लगभग 19 मिलियन टन फर्टिलाइजर है, लेकिन खरीफ सीजन के लिए 39 मिलियन टन की नीड और अभी है 19 मिलियन। तो मतलब ये ऑफिशियल डेटा है गवर्नमेंट का, जो सरकार कह रही है कि साहब ये एक साथ कमी है। धान की बेल्ट वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, यूपी में यूरिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि लगभग बाकी सभी राज्यों में खरीफ के सीजन में अलग अलग फसलों की होती है जिसमें खाद की जरूरत पड़ती है, बट जो मेजर आपका खर्चा होता है वो किसको लेकर के होता है, यूरिया को लेकर के। अब गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है, गवर्नमेंट कह रही है 60 दिन के लिए कच्चे तेल का स्टॉक मौजूद है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया के पास प्रेजेंट सिचुएशन में, ये गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट का सीधे है कि भारत के पास 60 डेज का पेट्रोल का स्टॉक है। यानी 60 डेज के ऊपर अगर पेट्रोल भारत में नहीं आया तो आने वाले दिनों में 61st डे से भारत में पेट्रोल खत्म हो चुका होगा। ये सबसे बड़ी थ्रेट है। ये कल हरदीप सिंह पुरी साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट है कि साहब 60 दिन का हमारे पास अवेलेबल है। भारत के पास विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पादुर के स्टोरेज प्लांट में 5.53 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल है। इसमें 64% यानी लगभग 3.37 MMT कच्चा तेल भरा है। हरदीपुरी के मुताबिक भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल है, मतलब 2 महीने का स्टॉक है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि साल भर का स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं डरने वाली बात है जो कि गवर्नमेंट बोल रही है। एलपीजी का प्रोडक्शन सरकार ने, भारत ने अपनी जामनगर, पानीपत, मथुरा, गुवाहाटी जो रिफाइनरी, 23 रिफाइनरीज में एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इनके मुताबिक पहले हमारा घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन लगभग 35 से 36 हज़ार था, इसको बढ़ा करके 52-54 हज़ार मीट्रिक टन हमने कर दिया है। तो एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ चुका है। लेकिन पेट्रोलियम की दिक्कत यह है कि पेट्रोलियम की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें टाइम टेकिंग होता है। दूसरा, भारत में कोई बहुत बड़े बड़े पेट्रोलियम के स्टॉक नहीं हैं, तो पेट्रोल हमें लास्ट ऑप्शन में इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। और पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए साहब हमें मजबूरी होगी किस चीज़ को करना, डॉलर में पेमेंट करना। तो अगर हमें डॉलर हमारे लगातार खर्च होते रहे
तो जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो खत्म होता जाएगा, पेट्रोल आएगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री डाउन होगी, जब इंडस्ट्री डाउन होगी ट्रांसपोर्टेशन डाउन होगा, ट्रांसपोर्टेशन डाउन होगी तो उसका सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर होगा, हमारे ऊपर। अभी सरकार के पास 51% स्टॉक है, जबकि आमतौर पर इस समय सिर्फ 33% स्टॉक रहता है। खाद सब्सिडी के लिए बजट में 1.70 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा दिए गए हैं, ताकि खाद के दाम बढ़ने पर भी बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो फार्मर्स के ऊपर ना पड़े। बट ये कब तक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है साहब, कब तक ये इम्पैक्ट अगर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले दिनों में इश्यूज हो सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं सबसे पहले इमरजेंसी फंड बढ़ाइए। अगर आपके पास इमरजेंसी का फंड अभी 2 लाख रुपए का है, आप रख के चलते हैं, तो उसको बढ़ा करके लगभग 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपए कर लीजिए, आने वाले दिनों में जरूरत पड़ सकती है। सेकंड थिंग होती है, जितने भी मेजर खर्चे आपने प्लान किए हुए हैं आने वाले दिनों में एक्सपेंडिचर है, 1 साल तक उन सभी मेजर खर्चों को रोक लीजिए अगर अवॉइड हो सके। बहुत बड़े बड़े जो एक्सपेंसेस हैं, कहीं जाना है, बहुत बड़ा कोई फंक्शन इस तरीके, उनको अवॉइड कर लीजिए टिल जब तक मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर इश्यूज हुआ तो इश्यू आपके साथ हो सकता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ाइए, क्योंकि अगर नियर फ्यूचर में अचानक से कुछ इमरजेंसी आई और आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, इमरजेंसी फंड अवेलेबल नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा हो सकता है वो मेडिकल फंड में हो सकता है। ऊपर वाला ना करे, कहीं कुछ नेगेटिव सेंस होता है किसी के साथ तो वो सबसे ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्चा हो जाता है। लोग कहते हैं कि आपके और आपकी गरीबी के बीच में सिर्फ एक बीमारी का फ़र्क होता है, ये बहुत फेमस कोट होती है मेडिकल के लिए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फोकस कहाँ है, हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाइए, कोशिश कीजिए इसको एटलीस्ट इंक्रीज करा सकते हैं तो करा लीजिए, और जिन्होंने नहीं करा उनको तो कंपलसरी है करा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है ज़रूरत पड़े। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आपको लगता है कि इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन बेटर है, तो सबसे अच्छे सेक्टर आपके पास फार्मा और आईटी है। आने वाले दिनों में पैनिक क्रिएट होगी, जब पैनिक होती है लोग बीमार पड़ते हैं, फार्मा सेक्टर इंक्रीज करता है, ये नेगेटिव सेंस की बात होती है। बट हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहेंगे तो फार्मा और आईटी, एआई वगैरह आजकल चल ही रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह, बट बाकी जो चीज़ें होती हैं इन चीज़ों को इंक्रीज कर लीजिए। गवर्नमेंट सीधे सीधे आपसे कह रही है, अगर आप ये सारे समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कह रही थी। अब सबसे बड़ा यहाँ पे रोल आता है कि गवर्नमेंट पेट्रोल बचाने के लिए कह रही है, गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं कर रही। तो कल परसों के 2-3 आपने वीडियोस देखी, उस वीडियो में सीधे सीधे दिखाया गया जितने भी सीएम हैं उनका जो कॉन्वॉय होता है, पीएम हैं जितने भी, उन सभी के कॉन्वॉय को घटा करके 2 से 3 गाड़ियों तक सीमित कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने भी काम कर लिया है, और गवर्नमेंट हमेशा याद रखिए बहुत लिमिटेड चीज़ें बताती है। गवर्नमेंट का एक सिंपल रूल होता है, बहुत बड़ी थ्रेट होगी तो भी आपको बहुत थोड़ा बताएगी, जिससे पैनिक क्रिएट मत हो लोगों के अंदर। बट इसको समझदारी की चीज़ ये होती है कि आप समझ जाइए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ये जो 4-5 अपील की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर, कह रहे हैं अगर कुछ चीज़ों को लेकर तो समझिए और उस चीज़ों को अवॉइड करिए। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको विद इन 1-2 मंथ चीज़ें नॉर्मल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नॉर्मल नहीं होती हैं तो आप पहले से प्रिकॉशन लेके प्रिपेयर रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।